नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए हम बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये जो है आपका 1 से लेकर और 70 तक का जो क्वेश्चन है आपको पार्ट 1 में जो है ये मिल चुका है। इससे पहले अगर आप वो पार्ट 1 का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। सबसे पहले वो पार्ट 1 जाके देख लीजिए। उसके बाद ये जो है आपका पार्ट 2 है। इससे पहले आपको ये बता देना चाहते हैं दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर, ये जो एग्ज़ाम हुआ था 9/12/2012 को जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, ये है उसका सेट है। 9/12/2012 को जो एग्ज़ाम हुआ था प्रथम पाली का सेट है दोस्तों। और इसके बाद जो है कल जो है वो आपका द्वितीय पाली का जो है सेट अपलोड होगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम कुछ ऐसे ही प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और वही प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसी को देखेंगे दोस्तों। सब कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आप रिजल्ट एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज के अपनी इस क्लास को और देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है तो देखिए कहता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पहला क्वेश्चन। कहता है चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है दोस्तों। बल की दिशा मिलती है तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है ये सही होगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से मिलता है, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से मिलता है, या मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से मिलता है, या ओम के नियम से मिलता है दोस्तों। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से मिलता है दोस्तों। आप जो है ये जो है आप अगर 10th क्लास में यदि पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको याद होगा इस नियम के बारे में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाके पहले देख लीजिए दोस्तों, तब ये जो है आपको ये जो है आपका वीडियो जो है समझ में आएगा। पार्ट 1 का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा 2012 प्रथम पाली का एग्जाम करके। चलिए, और इसके बाद जब आपको हम 2012 के बाद 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 तक का जो है प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन बताने वाले हैं दोस्तों। आप बने रहिए और आपको एग्जाम से पहले ये सब हम प्रोवाइड कराएंगे। और आपको लास्ट जो है एग्जाम के 2-3 दिन पहले जो है लास्ट में आपको इसका जो है प्रैक्टिस सेट कराएंगे। कम से कम 5 सेट कराएंगे दोस्तों। उसके बाद आपको एग्जाम देना है। चलिए, उसके बाद एक और बात बोल दें कि फायरमैन का जो है दोस्तों वैकेंसी निकल चुका है। आप फायरमैन में यदि अभी तक अप्लाई नहीं किए वैकेंसी तो उससे पहले जाकर आप फायरमैन वैकेंसी में अपना फॉर्म जो है डाल दीजिए। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है कहता है एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होगा। एक अवतल लेंस जो है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा दोस्तों। एक अवतल लेंस जो है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा, तो किसी अवतल लेंस के सामने अगर आप किसी वस्तु को रखिएगा तो प्रतिबिंब हमेशा जो है उल्टा और वास्तविक बनाएगा दोस्तों। तो उल्टा बनाएगा और वास्तविक बनाएगा, उल्टा और वास्तविक। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। वास्तविक बनाएगा और वास्तविक प्रतिबिंब जो रहेगा तो वो उल्टा रहेगा। चलिए, आगा जो क्वेश्चन है आगे का क्वेश्चन 73 नंबर कहता है F=R/2 मान्य है। F=R/2 मान्य है, कहता है सिर्फ उत्तल दर्पण के लिए या अवतल दर्पण के लिए नहीं। ये होगा इसका ऑप्शन, या कौन सा होगा। उसके बाद कहता है सिर्फ अवतल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण। तो देखिए, अवतल एवं उत्तल दर्पण क्या होता है दोस्तों। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों ही किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है। किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो तो, और कटा हुआ भाग होता। अतः उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और गोले की त्रिज्या जो है दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और उसी को आर बोलते हैं। ये जो आप आर देख रहे हैं उसी को आर बोलते हैं। और किसी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F=R/2 आप देख रहे हैं, F=R/2 देख रहे हैं। तो ये जो है आपके अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण के लिए मान होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण के लिए मान रहेगा दोस्तों। अब अगला जो क्वेश्चन, इससे पहले आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि जो अगला जो क्वेश्चन है कहता है 74 नंबर, कहता है जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है दोस्तों।
ये अपने साथ क्या ले जाते हैं, ध्वनि तरंगे। देखिए तरंगों के माध्यम से ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, तरंगों के माध्यम से ही, इसी के माध्यम से जो है ना ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। किस चीज़ का, तो ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। एक जगह से ऊर्जा जो है दूसरे स्थान पर मतलब जाता है। ध्वनि तरंग भी अपने साथ ऊर्जा लेकर चलती है। इस तरह से ध्वनि तरंग जो है अपने साथ ऊर्जा लेकर चलती है, ना कि द्रव्यमान नहीं होगा, माध्यम के कण नहीं होगा, विभवांतर नहीं होगा, ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 74 के बाद सॉरी 75 नंबर क्वेश्चन नहीं है, उसके लिए माफी चाहते हैं दोस्त। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है, अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परिवर्तित किरण जो है अवतल दर्पण पर जो होता है दोस्तों, मतलब मुख्य फोकस के समांतर पड़ने वाली किरण जो होता है परावर्तित होकर दर्पण के फोकस से गुजरती है दोस्तों, दर्पण के फोकस से जो होता है गुजरती है। दर्पण के जब फोकस से ये जो गुजरता है दोस्तों, तो दर्पण की प्रकृति जो होता है अभिसारी होता है, यानी कि अवतल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण। और ये जो होता है ये मतलब कि फोकस से गुजरेगी, उसके बाद यह वक्ता केंद्र से गुजरेगी या ध्रुव से गुजरेगी दोस्तों। तो ये जो होता है ये जब गुजरती है तो ये फोकस से होकर गुजरती है, आपको बता चुके हैं कि ये जो होता है फोकस से होकर गुजरेगी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 76 के बाद 77 नंबर कहता है एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कोई अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, अगर विद्युत धारा दुगनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा दोस्तों, अगर विद्युत धारा दुगनी होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी दुगनी 2 भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 78 नंबर कहता है दो वृत्ताकार कुंडलियां जिनकी त्रिज्या ए से क्रमशः इतना और इतना धारा प्रवाहित होती है, दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना निम्न में से किससे होगी दोस्तों, किससे होगी, तो ये जो है आपका किससे होगी चुंबकीय क्षेत्र की तुलना दोस्तों, तो ये इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये जो है ये दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से दुगुना होगा दोस्तों, दुगुना होगा दोस्तों। क्योंकि देखिए ये जो होता है ना मतलब त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ जो होता है ना कुंडली होता है, आई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है आई के कारण चुंबकीय क्षेत्र धारा का आयमान दुगना होता है, अतः उसके केंद्र पर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान भी दुगना हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 79 नंबर कहता है किस लेंस की क्षमता प्लस 0.5D होता है दोस्तों, किस लेंस की क्षमता जो होता है प्लस 0.5D होता है दोस्तों। तो इसको अगर हम एक तरह से सॉल्यूशन करें तो लेंस की क्षमता इक्वल टू क्या होता है देख लेते हैं दोस्तों। तो लेंस की क्षमता इक्वल टू होता है 1/1 फोकस दूरी, मतलब यानी कि फोकस दूरी, और वो भी किस में, तो मीटर में होता है दोस्तों, मीटर में। अगर इतना अगर बात किया जाए 0.5 इक्वल टू 1/f है दोस्तों, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब f इक्वल टू 1/0.5 इक्वल टू 2 मीटर, 2 मीटर होता है दोस्तों, इक्वल टू 2 मीटर यहाँ पर हो गया। और 2 मीटर जो है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है दोस्तों, अवतल लेंस की क्षमता जो होता है ऋणात्मक होता है। इस तरह से इसका जो है दोस्तों यह एक उत्तल लेंस है और इसका जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है, 2 मीटर अभी लाए हैं दोस्तों सॉल्व करके, 2 मीटर होती है और यह एक उत्तल लेंस है। ज्यों ही फोकस जो है प्लस में है तो एक तरह से ये जो है उत्तल लेंस हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कहता रेखांकित ग्राफ से वेग का मान क्या होगा दोस्तों, रेखांकित ग्राफ से वेग का मान क्या होगा दोस्तों। तो ये वेग का मान जो है आप 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको 1/√3 आ जाएगा। चलिए इसका जो 30 डिग्री का वैल्यू है, 30 डिग्री का वैल्यू जो रख के आप जब सॉल्व करिएगा तो 1/√3 आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कहता है 22/7 मानक एक डैश संख्या है दोस्तों, ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या हो गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 81 के बाद 82 नंबर क्वेश्चन है। 82 नंबर में कहता है 82 नंबर में कहता है यदि 5 अवलोकनों x, x+2, x+6 और x+8 का औसत मान अगर 11 है तो x इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, x इक्वल टू वाट, x इक्वल टू क्या होगा। तो चलिए इसको जो है आप सॉल्व करते हैं। ठीक है क्या कहता है इसके अनुसार सबसे पहले देखेंगे ये जो कहता है कि हम जानते हैं औसत जो होता है, औसत इक्वल टू क्या होता है, औसत इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो संख्याओं का योग होता है दोस्तों, औसत इक्वल टू संख्या का योग अपॉन में कुल संख्या होता है।
अपॉन में कुल संख्या होता है, और कुल संख्या, और जब इसको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 जो 11 दिया, 11 इक्वल टू एक्स प्लस, इस तरह से एक्स प्लस 2 जोड़ेंगे दोस्तों, इस तरह से प्लस एक्स प्लस 4 जोड़ेंगे, एक्स प्लस 4 जोड़ेंगे, प्लस एक्स प्लस 6, ये एक्स प्लस 6 जोड़ेंगे, उसके बाद एक्स प्लस 8 जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ेंगे, और अपॉन में जो है टोटल जो है 5 नंबर है तो 5 दे दिए, इस तरह से आ जाएगा 5x प्लस 20 आ जाएगा जब इसको सोल्यूशन करेंगे, इसको जब सोल्यूशन करेंगे पूरे को, ठीक है, तो ये 5x प्लस 20 आ गया, अपॉन में 5 है इक्वल टू 11, तो इस तरह से जो आगे बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5x प्लस 20 इक्वल टू 55 आ गया दोस्तों। अब जो है इधर जो ये जो 20 है इधर जाएगा तो 25 आ जाएगा, ये 5 है, 5x है तो 5x को 25 से 5 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 7 आ जाएगा दोस्तों, x इक्वल टू 7 जो आएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आपका आंसर जो है, आपका आंसर सी नंबर 7 आ जाएगा। 82 के बाद 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता यदि x इक्वल टू इतना और y इक्वल टू अगर इतना हो तो मोसो एक्स वाई है दोस्तों, मोसो एक्स वाई है, तो इसको जब सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों तो देखिए, तो x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू 2 इंटू 5 पर पावर 2 है, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो 2 को 3 टाइम लिखेंगे और ये 3 को 1 टाइम लिखेंगे, और उसके बाद और y इक्वल टू जो है y इक्वल टू 2 इंटू 3 तो इतना आ जाएगा, और इसको जब मोसो करेंगे, इसका जब मोसो निकालेंगे तो मोसो निकालने के बाद x कोमा y जो है निकल के आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 12 आ जाएगा दोस्तों। ये जो है इसमें इसका HCF इसका निकाल लेंगे मोसो, और ये जो है इसको 2 गुने 2 3 बार लिखेंगे और इसका मोसो 3 1 जितना बार है, इस तरह से मोसो निकालने के बाद इसका जो मोसो है दोस्तों 12 मोसो निकल के आता है, इसका आंसर जो है 12 सही हो जाएगा। 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन का आता है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि होगी दोस्तों। परिधि क्या होगी दोस्तों, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है 3 दिया गया 3.5 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है दोस्तों, वर्ग सेंटीमीटर ये क्षेत्रफल। अब इसका देखिए 3.8 दिया, और हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया गया है, तो 38.5 दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब आर को पाई को इधर ले आएंगे तो इधर आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3.85 बाय 3.8 अपॉन में बस पाई इक्वल टू 3.8 करेंगे, सॉरी 38.5 करेंगे अपॉन में 22/7 करेंगे इक्वल टू ये कितना आ गया 38.5 इंटू 7 अपॉन यहाँ पे 22 आ गया दोस्तों। इसको जब आगे सॉल्यूशन करेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू, तो आगे निकलेगा 7 इंटू 7 बाय 2 इंटू 2, तो एक इसमें से कट गया, तो 7/2 जो है इसकी क्या आ गया दोस्तों, तो आर इक्वल टू 7/2 आ गया दोस्तों। अब वृत्त की परिधि जो है, अब वृत्त की परिधि आप जानते हैं कि 2 पाई आर होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आर का वैल्यू पुट करेंगे, आर का वैल्यू कितना, तो 7/2 पुट करेंगे, यहाँ 22/7 आ गया दोस्तों, 7 कट गया, और यहाँ जो है यहाँ 7 जो है यहाँ पे कट गया दोस्तों, ये जो है, और 2 यहाँ पे 2 जो है 2 यहाँ 2 से कट गया, इस तरह से जो है 22 सेंटीमीटर जो है 22 सेंटीमीटर आपका इसका जो है आंसर आ गया दोस्तों। तो इसका 22 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर आ गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 84 के बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 87 नंबर का कहता है यूक्लिड विभाजन परमिका के उपयोग से दो धनात्मक पूर्णांक a और b, जहां a ग्रेटर देन b का हम निकाल सकते हैं क्या, तो दशमलव प्रसार दोस्तों निकालते हैं। आप ये जो है आप 10th क्लास में जो है अगर अच्छा से पढ़े होंगे बारके से तो आपको याद होगा। चलिए अगला जो है 87 के बाद 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है पेट्रोलियम के, सॉरी ये जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन जो एक पेज है दोस्तों वो छूट गया है, माफ़ी चाहते हैं दोस्तों इसके लिए आपसे। कहता है 91 नंबर में कहता है पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थ के बाद एक निकलते हैं। मतलब जब पेट्रोलियम को जो प्रभावी आसवन किया जाता है एक तरह से मंथन,
ठीक है दोस्तों। शुद्धिकरण तो कौन कौन सा चीज़ उसमें से निकलता है, पहले क्या निकलता है, बाद में क्या निकलता है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, जैसे कि पेट्रोल, कोयला, डीजल, ये सब जो होता है, ये सब ईंधन जो है दोस्तों, ये ईंधन जो आता है जो मतलब मिट्टी के अंदर से, तो उसको जो है ना एक वो जो उस समय में, जैसे कि आप पेट्रोल देखते हैं तो पेट्रोल उस समय जो है यूज करने लायक नहीं रहता, या वो किरोसिन हो या कोयला वो यूज करने लायक नहीं रहता, उसको शुद्धिकरण किया जाता है। तो शुद्धिकरण किया जाता है तो उसी से कोयला, पेट्रोल, डीजल सब एक ही से निकलता है, मतलब एक ही खदान से निकलता है जहाँ से, तो उसी को जो है शुद्धिकरण करके कोयला निकाला जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है, किरोसिन निकाला जाता है, डीजल निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है, और ये जो है किरोसिन, ऑयल, डीजल, नेफ्था निकाला जाता है। तो वही जो है ना, इसका सही क्रम क्या होगा, तो वही सही क्रम पूछता है दोस्तों। इसका सही क्रम जो है, इसका सही क्रम क्या होगा, तो देखिए इसका सही क्रम जो होगा, अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों, अगर आप अगर निकाल रहे हैं इस तरह से, तो सबसे पहले देखिए ये आपका सबसे पहले क्या निकलेगा, तो जब पेट्रोलियम का प्रभावी आचरण के क्रम में सर्वप्रथम कमरे के ताप पर जो है ना अत्यंत गैस, फिर नेफ्ता, ये जो है अत्यंत गैस निकलता है, और उसके बाद फिर नेफ्टा निकलता है दोस्तों। उसके बाद फिर जो है नेफ्टा निकलता है, उसके बाद जो है जब 30 डिग्री से, जब 30 डिग्री से जो है 150 डिग्री पर केरोसिन निकलेगा, केरोसिन निकलेगा, और केरोसिन केरोसिन निकलेगा। उसके बाद केरोसिन को जब अगर खूब, अगर केरोसिन को अगर फिर 350 डिग्री से अगर ज़्यादा, अगर 450 डिग्री तक अगर ताप दिया जाएगा, तब जो होता है पैराफिन व वैसलीन निकलता है, वैसलीन निकलता है। उसके बाद तथा अंत में जो है कॉक निकलता है, अंत में जो है कॉक निकलता है। इस तरह से आपका जो ये जो है, इस तरह से जो है आपका जो सही आंसर हो जाएगा, ये अब संग्रहित गैस फिर नेफ्ता, तो ये जो है इसमें गैस का ऑप्शन नहीं है दोस्तों कहीं पर। उसके बाद नेफ्ता निकलता है, नेफ्ता का ऑप्शन है, तो नेफ्ता ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये नेफ्ता निकलता है। उसके बाद डीजल ऑयल निकलता है, उसके बाद केरोसिन निकलता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 91 के बाद अब जो अगला क्वेश्चन 92 कहता है रेडियो सक्रिय कार्बन, रेडियो सक्रिय कार्बन इतना वर्ष में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है, प्रारंभिक मात्रा का रेडियो सक्रिय कार्बन जो है आधा हो जाता है दोस्तों। तो कितने वर्ष में ये प्रारंभिक मात्रा का जो है मतलब 1/4 भाग हो जाएगा दोस्त। ये देखिए पूरी भाग नहीं है दोस्तों, ये आधा भाग है, इसलिए जब इसको करेंगे, जब इसको पूरा करेंगे तो ये जो है ये 11,600 हो जाएगा दोस्तों। कैसे, तो इसको 2 इंटू 5800 वर्ष लगेंगे, इतना होने में इतना वर्ष लगेंगे। अगला जो क्वेश्चन 92 के बाद 93 नंबर दोस्तों कहता है एक रंगहीन सॉल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक X बनता है तथा लाल भूरे रंग की गैस Y निकलती है, तो गैस Y है। तो जब लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं दोस्तों हम, तो पीले रंग का एक लेड ऑक्साइड जो होता है तथा नाइट्रोजन गैस बनता है, यानी कि PbO, ये जो इसी को बोलते हैं लेड ऑक्साइड, और ये जो होता है नाइट्रोजन गैस बनता है, यानी कि NO2, ठीक है दोस्तों, NO2 बनता है नाइट्रोजन गैस। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 94 नंबर कहता है द्रव में होता है दोस्तों, द्रव में क्या होता है दोस्तों, तो द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, ये जानते हैं, परंतु आकार उसका अनिश्चित होता है। वह जिस बर्तन में दोस्तों रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है, ग्रहण उसी का आकार का ग्रहण कर लेता है, उसी आकार को वो ग्रहण कर लेता है, यानी कि आयतन निश्चित होने के कारण द्रव में संकुचन नहीं पाया जाता है दोस्तों, संकुचन नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कहता है नियत आयतन, ये जो है इसका नियत आयतन हो जाएगा, नियत आकार एवं असंकुचन, इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कहता है 95 नंबर में कहता है कि निम्न में से किस यौगिक में आयोनिक तथा सहसंयोजी दोनों आबंध होते हैं दोस्तों, दोनों आबंध होते हैं, तो किस में, तो ये जो है CaCl2 में दोनों आबंध होते हैं दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 95 के बाद 96 नंबर का था रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र है, कौन सा यंत्र है दोस्तों, उस मतलब यंत्र का नाम जो है बताना है। तो देखिए रेडियो सक्रियता विकिरण को मापने के लिए गैगेर मूलर का जो है गैगेर मूलर गणित का प्रयोग किया जाता है। रेडियो सक्रियता की मतलब की इकाई क्यूरी होता है, जिसको मैडम क्यूरी के नाम पे जो है ये पढ़ा है, उसको इकाई जो क्यूरी होता है। तो इसका सही आंसर जो है
यही यही हो जाएगा दोस्तों। और यही जी का मतलब गैगेर, एम का मतलब मूलर, गैगेर इसका पूरा नाम होता है गैगेर मूलर होता है दोस्तों। ये जो है आपका आंसर सही, सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 97 नंबर कहता है MnO2 प्लस 4HCl को यदि रिएक्शन कराएंगे तो ये MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 उपरोक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकारक है दोस्तों। उपरोक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक अगर इसमें बात किया जाएगा तो दोस्तों, तो ऑक्सीकारक कौन सा है दोस्तों? तो ऑक्सीकारक Cl2 जो है आपका ऑक्सीकारक हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है 98 नंबर कहता है एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है दोस्तों? एल्काइन जो है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसके कार्बन अणुओं के मध्य त्रिआबंध पाया जाता है दोस्तों। अगर इसमें पूछ देगा एल्काइन के अणुओं के मध्य कौन सा आबंध पाया जाता है दोस्तों? तो त्रिबंध पाया जाता है, त्रिबंध आबंध। चलिए त्रिबंध पाया जाता है। इसका समान सूत्र जो होता है दोस्तों, इसका समान सूत्र CnH2n -2 तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी CnH2n -2। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये भी आप 10th क्लास में पढ़े होंगे दोस्तों। अगला 99 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है दोस्तों? तो ये विलय के ग्राम अणुओं की वह संख्या होता है दोस्तों जो 1 लीटर बिलियन में घुली हो, और वो जो रहता है क्या कहलाता है? तो मोलरता कहलाता है दोस्तों। मोलरता कहलाता है। इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मोलरता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों। चलिए ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है कि निम्न में किस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों? तो इसमें आपको ऑप्शन में मोलरता मारना होगा ऑप्शन में। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, कहता है इनमें से कौन सी एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है दोस्तों। तो इसका आपको बताना आंसर ये जो होता है जैसे मैग्नीशियम या मैग्नीशियम, ये जो मैग्नीशियम या मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। इसका प्रयोग वायुयान तथा जहाज़ों के निर्माण में किया जाता है। इसका प्रयोग जो है वायुयान या जहाज़ों का जो निर्माण होता है दोस्तों उसमें प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों। इस तरह से जो है आपका जो है ये 2012 में जो एग्ज़ाम हुआ था प्रथम पाली का, जो कब हुआ था दोस्तों? 9 तारीख को बरमा महीना में 2012 को जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, 2012 को जो एग्ज़ाम हुआ था, और वो भी प्रथम पाली में उसका जो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक से लेकर आपका 100 तक का क्वेश्चन जो है समाप्त है। इससे पहले हम आपको 2010 में जो एग्ज़ाम हुआ था प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों का जो है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर आप वीडियो को नहीं देखें, अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्त लोग में शेयर कर दीजिए। जितने भी अभ्यर्थी जो परीक्षा देने वाले हैं इस बार उनके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अन्यथा आपकी मर्जी, वीडियो को डिसलाइक करिए या लाइक करिए। चलिए मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, लव यू ऑल।